गुड आफ्टरनून। आइए शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट डीपीपी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, constant retardation force 100 Newton is applied to a body of mass 20 gram moving initially with a speed of 20 meter per second. How long does the body takes to stop? एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, उस पर एक फोर्स लगने लगा, फोर्स की वजह से रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास यानी कि फोर्स 100 न्यूटन और मास दिस इज देखिए 20 kg, सो रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी की वजह से स्पीड लगातार घटती चली जाएगी। तो v इक्वल टू -80, तो जीरो वेलोसिटी u इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू t, so 5t इक्वल टू 20, so t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड समय के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी 11 पार्ट 1 क्या मोशन से दिया हुआ है। एनसीईआरटी 11 पार्ट 1 पेज नंबर 110 में क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे चलें। A man of mass 60 kg stand on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform speed 10 meter per second। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से जब मोशन होगा तो कोई सीडो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, और कोई सीडो फोर्स न लगने की वजह से उसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पर्सन इस स्केल पर खड़ा हुआ, ये देखिए, और किसी लिफ्ट में सारा काम हो रहा है और स्केल में रीडिंग फाइंड करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो रीडिंग होती है स्केल बैलेंस की वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना होगा। देखिए पर्सन का वेट एनजी नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और कोई सीडो फोर्स नहीं लगेगा। नो सीडो फोर्स, ठीक है ना, कोई सीडो फोर्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लिफ्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए सीडो फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस इज 60 kg इंटू g यानी कि 10, तो 600 न्यूटन कह सकते हैं। और न्यूटन को केजी वेट में बदलने के लिए हम g से डिवाइड कर देंगे। जब g से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 kg वेट, है ना। न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम g से डिवाइड करते हैं। जब हम g से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 60/10 मतलब कि 6 किलोग्राम kg वेट, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 में देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी थर्ड ऑप्शन सही है। A rocket with a lift of mass 10,000 kg is blast upward with an initial acceleration 2। और अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 में ये क्वेश्चन भी है और नो डाउट ये अच्छा सवाल है। हाँ आसान है, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन अच्छा सवाल है आपके लिए। ये एक रॉकेट है, ये इग्निश किया जाता है और ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है तो थ्रस्ट लगा होगा, और ये है उसका वेट mg और ये है इसका एक्सीलरेशन a। तो हम कहेंगे कि अपथ्रस्ट माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू ma प्लस mg यानी कि ma प्लस g। आइए इनकी वैल्यूज पुट करें तो मास है 10,000 kg और a की वैल्यू है 2 और g की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 1 2 3 4, है ना, न्यूटन। ये न्यूटन में आंसर हम लोगों ने निकाला, इसको हम कह सकते हैं 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और इसको हम लोग कह सकते हैं 120 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नो डाउट अच्छा है। 120 किलो न्यूटन फर्स्ट ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कॉन्टेक्ट सरफेस डिपेंड ऑन एरिया, नहीं एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता, जबकि माइक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड करता है। और जब सिंपल एरिया बोला जाता है तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि दिखने वाले एरिया। और दिखने वाले एरिया, जितना एरिया हमको दिखाई पड़ रहा होता है कि कॉन्टेक्ट में है, उस एरिया को हम कहते हैं दिखने वाले एरिया, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एरिया। और वो एरिया जो मॉलिक्यूलर लेवल कॉन्टेक्ट में होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एरिया। तो जो फ्रिक्शन होता है वो माइक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड करता है और मैक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन फोर्स में आल्सो एक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। अगर कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो भी फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है। बिल्कुल जैसे एक ट्रॉली है, ट्रॉली एक वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक भी ट्रॉली के साथ आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर भी ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फैक्टर कौन है? इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फैक्टर है फ्रिक्शन फोर्स। वही इस ब्लॉक को ट्रॉली के साथ आगे की तरफ ले जा रहा है। जब हम किसी चदरे को, जब हम किसी दरी को खींचते हैं तो उसके ऊपर रखी पिलो, तकिया भी साथ में आती है, तो उस पिलो को कौन आगे की तरफ, चदरे के साथ कौन आगे की तरफ लाता है, रजाई के साथ कौन आगे की तरफ लाता है? तो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि जो पिलो है वो दरी के साथ आगे की ओर आ रही है, यानी कि साथ ही आगे की ओर आ रही है, यानी कि दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसके बावजूद भी, रिलेटिव मोशन ना होने के बावजूद भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स में ऑल्सो एक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। जब आप बस में खड़े होते हैं, ऐसे बस में आप खड़े हुए हैं, कोई चीज़ पकड़े नहीं हुए हैं, बस चल रही है और आप भी उसके साथ जा रहे हैं। आप चल तो नहीं रहे लेकिन आप उसके साथ जा रहे हैं। किस फोर्स की वजह से जा रहे हैं? आपके पैरों और बस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है, वही फोर्स आपको बस के साथ आगे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है ना? तो ओनली बी सही है, ऑप्शन चॉइस करिए, ओनली बी। पेज नंबर 110 पे आपको देखने को मिलेगा। आप इस डायग्राम को देखिए और चेंज इन इम्पल्स का रेशियो बताना है। तो फिगर वन में जो इम्पल्स डेल्टा पी होगा वो एम यू, और हाँ चलिए पूरा सॉल्व करना है। P2 माइनस P1 यानी कि वापस आने वाला माइनस एम यू और जाने वाला एम यू, तो ये बनेगा माइनस का 2mu। ठीक है ना? आइए फिगर 2 में हम यही काम करें। फिगर 2 में 2 डायमेंशन हो गया है, ये u है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? u cos 30 और ये कंपोनेंट होगा u sin 30। यहाँ पर देखिए ये u है और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा, तो ये एंगल होगा u cos 30 और ये एंगल होगा u sin 30। तो ये देखिए u sin 30 वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा और u cos 30 वाला कंपोनेंट पहले टुवर्ड्स राइट है और बाद में टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, तो इसी की वजह से चेंज होगा। तो फिगर 2 में चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू माइनस का m u cos 30 माइनस का m u cos 30, दो बार m u cos 30 m u cos 30, यानी कि माइनस का 2 m u cos 30 माइनस का 2 m u cos 30। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल टू 2mu अपॉन 2mu cos 30। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos 30 यानी √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3। क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 98 पे आपको इसके बारे में रेफरेंस मिलेगा। ठीक है? तो फोर्स टाइम प्लॉट, अच्छा चेंज मोमेंटम फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू होता है dp/dt। इसका मतलब ये होगा कि dp इक्वल टू fdt होगा, और इसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन को प्लांट करें तो ये fdt होगा,
और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी मतलब पी और लोअर लिमिट P1 से अपर लिमिट P2 तक, और ये इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ गया P2 माइनस P1 यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि एरिया ऑफ FT ग्राफ। इस ग्राफ का FT ग्राफ का एरिया जो टाइम एक्सिस पर हम निकालेंगे, तो ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, ठीक है ना। तो बेस लंबाई को चौड़ाई कर लिया तो ये आ गया, और ट्रेंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर लिया तो ये आ गया। तो पहला वाला जो एरिया है वो 400 है, और जो दूसरा वाला एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो 120 दिखाई पड़ रहा होगा। 20 है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट खोलो नहीं, हाइट 10 होने की वजह से ये 100 होगा। 400 प्लस 100 ये होगा 500 न्यूटन सेकेंड चेंज इन मोमेंटम। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 98 की ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का बेस्ड क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। फोर्स फॉर अ गिवन सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। गिवन सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये है बॉडी का वेट यानी कि फोर्स ऑन बॉडी बाय अर्थ, ये है फोर्स ऑन बॉडी बाय टेबल या ग्राउंड, एंड दिस इज है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल। हाँ ये दोनों, ये भी है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल और ये भी है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच का एंगल आपको नजर आने लगा होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक मशीन गन है जो 10 बुलेट पर सेकंड फायर करती है, जिसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड है। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम, देन फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन स्टेशनरी। जब गन से फायरिंग की जाती है तो गन पीछे की ओर जर्क लगाती है और गन पीछे आने ना पाए, इसके लिए हमें गन पर एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा और हमें उसी फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। फोर्स निकालने के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम और टाइम इंटरवल दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो डेल्टा पी फॉर वन बुलेट, एक बुलेट के लिए हम चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो P2 माइनस P1, P2 विल बी mv और P1 मतलब 0, क्योंकि पहले बुलेट वेस्ट में रहती है और बाद में बुलेट v वेलोसिटी से निकलती है, तो बाद में इसके पास मोमेंटम होता है और पहले कोई मोमेंटम नहीं होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी, बुलेट का मास 20 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, सो दिस बिकम 4000 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब ये आया 4 न्यूटन सेकेंड। 4 न्यूटन, अच्छा ठीक है। अब ये मानते हैं कि लेट एन बुलेट्स फायर्ड इन टाइम t, माना कि t टाइम में n बुलेट फायर की गई, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम इनटू n। अच्छा, अब एवरेज फोर्स कितना पैदा होगा? डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा p हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन ये t हो गया। अच्छा, कितनी बुलेट पर सेकेंड फायर होती है? ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, तो ये 10 है, 40 न्यूटन आया। तो बुलेट जब निकलती है तो 40 न्यूटन का फोर्स डेवलप कर रही है। जब बुलेट इस पैटर्न से निकल रही है, इस वेलोसिटी से निकल रही है, एक बुलेट का मास इतना है, तो प्रोसेस में 40 न्यूटन फोर्स डेवलप होता है। तो हमें गन को रोके रखने के लिए लगातार 40 न्यूटन का फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। आंसर होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी पेज नंबर 98 देखने को मिलेगा आपको। A mass of 2 kg rests on the horizontal plane. The plane is gradually inclined until block just about to slide. देखिए, जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू होता है। ये अल्फा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू
1/√3, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ रिपोज की बात की जा रही है क्योंकि पहले ब्लॉक हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, उसके बाद इसको इंक्लाइन किया गया और जब ये 30 हो गया तो ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड या स्टार्ट स्लाइडिंग हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल आपको दिया हुआ है वो 30 डिग्री, वो कोई सिंपल एंगल नहीं है बल्कि वो एंगल ऑफ रिपोज है। और अगर वो एंगल ऑफ रिपोज है तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला बताता है कि tan अल्फा = म्यू एंड अल्फा = 30 डिग्री, इसलिए म्यू = 1/√3। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी की पेज नंबर 102 में देखने को मिलेगा। A cyclist is speeding at 5 m/s on level road takes a sharp circular turn radius of 2.5 m without reducing the speed. The minimum value of coefficient of satisfaction। आइए, पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें जरूरी अभी केंद्र बल कहाँ से मिलेगा, हमें mg²/r कहाँ से मिलेगा, बताइए, फ्रिक्शन से मिलेगा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन के बराबर होगा, mv²/r। सो n कितना होगा, mg के बराबर। इस सवाल में ऐसा होगा n = mg, तो m से n कैंसिल हो गया तो आपका म्यू = आ गया v²/r। तो v की वैल्यू है आपकी 5 का स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू है 2.5 और g की वैल्यू ना दी हो तो हम लोग 10 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 25/25 मतलब 1.0। देखिए ये थर्ड ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 105 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक ट्रक है जो स्टार्ट करता है और एक्सीलरेट करता है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो उसके साथ जाता है। बॉक्स प्लेस्ड ऑन इट सच दैट बॉक्स डज नॉट स्लिप। ब्लॉक अगर स्लिप ना कर रहा हो तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये ट्रक का एक्सीलरेशन है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ट्रक एक्सीलरेटेड होने की वजह से हम ट्रक पे जाके बैठ जाएंगे और सबसे पहले हम जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी सूडो फोर्स ma0। सूडो फोर्स के अलावा बाकी फोर्सेस हम जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, जैसे mg और नॉर्मल रिएक्शन और ब्लॉक साथ में जा रहा है, ब्लॉक ट्रक के साथ में आगे जा रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की ओर लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। और अब आपका तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो पहली क्वेश्चन बनेगी वाई डायरेक्शन में n = mg। वाई डायरेक्शन में हमको नहीं बोलना चाहिए, हमको ये बोलना चाहिए पहली क्वेश्चन बनेगी प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरी क्वेश्चन बनेगी प्लेन के अलोंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन = ma0। तो म्यू n = ma0। सो n = mg = ma0। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी a0/g। म्यू = a0/g और a0 is 5 and g is 10, 1/2। 1/2 means 0.5। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 में आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 110 में आपको ये देखने को मिलेगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग PQ एज शोन इन द फिगर में कुछ दिखाया गया है और हमें टेंशन फाइंड करना है। आइए, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू माना कि T है और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू माना कि T1 है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वेट लगेगा वो 6G लगेगा। टेंशन का ये कंपोनेंट P cos 37 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट T sin 37 डिग्री होगा। इस प्रकार से अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो ये बल इस बल को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। यानी कि T sin 37 T sin 37 6G को बैलेंस कर रहा है, यानी कि 6G को बैलेंस कर रहा है। sin 37 यानी कि 3/5। सो T = 60 × 5/3 20 × 5 20
सिर्फ 100 न्यूटन, ठीक है ना भाई, 100 न्यूटन ऑप्शन सब सही है। एनसीईआरटी की पेज 99 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताइए। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग जहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लगी है वहाँ पे सीधी रस्सी मान लेते हैं और सीधी रस्सी मान कर रस्सी में हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं और टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग माना जाता है। टेंशन निकालने के लिए हमें पहले एक्सीलरेशन फाइंड कर देना चाहिए। ये नीचे की तरफ जाएगा, एक्सीलरेट होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड कर लेना चाहिए। खींचने वाला फोर्स कितना है, एक्सीलरेशन लिखने की ट्रिक सभी को मालूम होगी। एक्सीलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स यानी कि 6G और एक्सीलरेशन को अपोज करने वाला फोर्स यानी कि 3G। दोनों mg को देखें तो मालूम पड़ेगा। ये mg एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये mg एक्सीलरेशन का अपोज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन को सपोर्ट करने वाला 6G और अपोज करने वाला 3G अपॉन सिस्टम का टोटल मास 6 + 3। So this is 60 - 30 by 9 कुल मिलाकर ये 30/9 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया। और अब हमें टेंशन निकालना है तो चाहे इधर से निकाल लो चाहे उधर से निकाल लो, जहाँ से चाहो वहाँ से निकाल लो। तो 6G - T = 6A। हाँ ये लिखा हुआ है mg - T = ma। तो 60 - T = 6 और A की वैल्यू है 30/G 30/9 so it is 180/9 means 20। 60 - T = 20 so T = 60 - 20 means 40 न्यूटन, ठीक है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो गई कितने न्यूटन, 40 न्यूटन। और 40 न्यूटन बोल सकते हैं, हाँ 40 न्यूटन भी बोल सकते हैं। और 40 में जी का भाग दे दें तो केजी वेट में भी बोल सकते हैं। केजी वेट में बोल दिया तो बोलेंगे 4 kg वेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये 10G है और ये है 5G। बॉडी पे वेट लगा दिए हैं। उसके बाद टेंशन T2 और यहाँ पे टेंशन T1। ये देखिए डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना भाई। आइए नीचे वाली बॉडी को देखें। नीचे वाली बॉडी क्या, नीचे की तरफ 10G और ऊपर की तरफ T2 लग रहा है और नीचे वाला ब्लॉक रुका हुआ यानी कि T2 ने 10G को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो T2 = 100 न्यूटन। आप आ जाइए ऊपर वाले ब्लॉक पर। ऊपर वाले ब्लॉक पर 5 kg वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ जो 1 लग रहा है, हाँ नीचे की तरफ जो लग रहा है वो 5G लग रहा है और 5G के साथ साथ T2 भी लग रहा है। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ऑन द बॉडी इज एक्चुअली T1। सो अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। तो T1 = T2 + 5G। So T2 is actually 100 और 5G यानी कि 50, so it is 150 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब हमें T1 और T2 का रेशियो फाइंड करना है। T1/T2 = 150/100 यानी कि 3/2। ये लीजिए हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पेज नंबर पे मिलेगा देखने को ये कॉन्सेप्ट आपको। Car is moving on a curved road of radius r. The road is banked at an angle of theta. The coefficient of friction between the tires and car and road is mu, the minimum safe velocity। अच्छा, रोड को तिरछा किया गया है। हाँ बैंक्ड रोड है, ये देखिए। और इस रोड पर एक व्हीकल है जिसको चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इस व्हीकल को दौड़ाया जा सकता है कि ये व्हीकल फिसलने ना पाए। आइए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये है
ये है कार का वेट और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन के बाद हाँ थोड़ा सा ट्रैक ठीक कर दें जिससे डायग्राम ठीक से बन पाए। और ये देखिए ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी को बाहर की तरफ फिसलने से रोकेगा। ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी सेंटर ऑफ मास है। और ये देखिए सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर। तो अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए रेडियल डायरेक्शन है और ये देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो हम जब नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो आइए रिजॉल्व करने से पहले एंगल वगैरह समझ लिया जाए, एंगल वगैरह देख लिया जाए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो नॉर्मल रिलेशन का ये कंपोनेंट n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ जाएगा वो n sin थीटा होगा। इसी प्रकार से फ्रिक्शन के कंपोनेंट को देखा जाए तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट फ्रिक्शन cos थीटा और फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट फ्रिक्शन sin थीटा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन बनाई जाएंगी। तो रेडियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। जो दो फोर्सेस सेंटर की तरफ हैं इन दोनों से अभिकेंद्र पर मिलेगा, जबकि ये सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यानी कि चलिए अभी थोड़ा और कर लेते हैं। n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n mv स्क्वायर बाई r। पहली इक्वेशन बन गई। अब आइए आ जाइए y डायरेक्शन में। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो यानी कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन sin थीटा सो n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन sin थीटा इज इक्वल टू mg और फ्रिक्शन को म्यू n लिखेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू mg। इस तरीके से हम 1 और 2 दो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं और 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद हम इस नतीजे को पहुँच जाएंगे sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, n कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। n से n कैंसिल होने के बाद cos कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर म्यू बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ tan थीटा बन जाएगा। इस प्रकार से अब आपको आंसर दिखने लगा होगा। इसके आगे सॉल्व ना कर, हाँ एक ही स्टेप बचा हुआ है और इसके आगे सॉल्व ना करते हुए आइए सही आंसर का चुनाव करें। जी आर म्यू प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा हो गया। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, सवाल ये पहले भी आ चुका है। एनसीईआरटी की पेज नंबर 104 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर the master has shown the figure suspended from the smooth massless pulley. The reaction of 3 kg mass when system is released, जो सिस्टम को रिलीज कर दिया गया तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो आइए एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू खींचने वाला फोर्स 3g, खींचने से रोकने वाला फोर्स 2g अपॉन टोटल मास यानी कि 3 + 2। So this is 30 minus 20 upon 5. 30 minus 20 upon 5. So ये हो गया 10/5 into 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 106 में आपको एक छोटी सी बात देखने को मिलेगी। क्वेश्चन
आसान क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 106 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स देन बॉडी विल गेट एक्सीलरेट। कितने बार हमने पढ़ाते वक्त बोला असंतुलित बल। यदि किसी बॉडी पर कोई असंतुलित बल लगेगा तो बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सीलरेशन पैदा होगा। और एक्सीलरेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, मोमेंटम में परिवर्तन होगा, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होगा, डायरेक्शन में परिवर्तन भी हो सकता है। तो बॉडी विल बी इन रेस्ट बहुत ही गलत बात है। विल कीप मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल गलत बात है। विल एक्सीलरेट बिल्कुल सही बात है। विल बी एट रेस्ट, रेस्ट की बात ही नहीं कर सकते। एक्सीलरेट कर रही है बॉडी, रेस्ट में कहाँ रहेगी। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पेज 95 में लॉ ऑफ मोशन में, चैप्टर का नाम तो खैर है ये लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर देखिए 95 में देखने को आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन टू इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 है, एक स्मूथ है और दूसरा रफ है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन, ए का एक्सीलरेशन और बी का एक्सीलरेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए एक के एक्सीलरेशन को अगर हम a1 माने तो a1 विल बी इक्वल टू g sin थीटा, g sin थीटा यानी कि g sin 45, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अच्छा, g बाई √2, ठीक है। आइए a2 की बात करें तो a2 निकालने के लिए मास दोनों का सेम है ना, मास दोनों का सेम। चलिए तो ये हो गया mg sin थीटा और ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और पीछे की तरफ ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन की तरफ नीचे की तरफ है। तो बॉडी बी के लिए हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा और along द प्लेन इक्वेशन बनाए तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग लिखेंगे तो mg sin थीटा माइनस म्यू n की जगह पर mg cos थीटा इज इक्वल टू ma2। तो n से m कैंसिल करने के बाद a2 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा और बाहर g लगा दिया गया। g के फॉर्म में आंसर निकाल दे 1/√2 माइनस म्यू बाई √2 और ये हो गया g। इस प्रकार से जब हमने √2 को बाहर ले लिया तो 1 माइनस म्यू और g बाई √2 बाहर ले। इस तरीके से तो हमने a1 और a2 को डिवाइड करने की सोची, a1 a2 डिवाइड करने की सोची तो g/2 से g/2 कट गया और 1/1 माइनस म्यू आया। म्यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.5 है, शायद 0.5 है तो 1/0.5 और 1/0.5 मतलब 10/5 यानी कि ये रेशियो आ गया 2, ठीक है ना। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अच्छा सवाल है। 60 kg का एक मंकी क्लाइंब करता है रोप पर और कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 900 न्यूटन, द केस इन विच द रोप विल ब्रेक इफ मंकी आई। जब मंकी रोप पे चलता है तो उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो क्या होता है, उसके हाथों में जो फ्रिक्शन होता है ये देखिए, जिसको हम लोग टेंशन बोल देते थे पढ़ते वक्त, और ये इसका वेट है और ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। 60 kg मंकी क्लाइंब अप विद सेम मैक्सिमम टेंशन ऑफ 900 न्यूटन। चलिए मैक्सिमम लिमिट पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम टी की मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, यानी कि रस्सी बस टूटने ही वाली है। तो टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू ma मैक्स, तो ये हो गया 900 माइनस mg हो गया 600 इज इक्वल टू मास है 60 और ए का मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हो गया 300 और 60 ए मैक्स। और तो
ए मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 300/60 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मंकी अगर सेफ रहना चाहता है तो इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मंकी अगर सेफ रहना चाहता है, बिना ब्रेक हुए सेफ रहना चाहता है, लिखा हुआ इन द केस इन विच द रोप विल ब्रेक, कब टूट जाएगी? अगर क्लाइंब अप विद एक्सीलरेशन 6, हमने क्या निकाला बोलिए 5, 6 से ऊपर चढ़ रहा है तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी। क्लाइंब डाउन, क्लाइंब पहले तो डाउन में क्लाइंब होता ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो 5 मतलब स्लाइड डाउन में टूटेगी ही नहीं। रस्सी टूटने की शर्त निकालनी है तो रस्सी तब टूटेगी जब उसका अपवर्ड एक्सीलरेशन मैक्सिमम लिमिट को से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगी। नीचे स्लाइड होने में टूटने का कोई सवाल नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड से टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता, फॉल्स डाउन में टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता, केवल तब टूटेगी जब उसका अपवर्ड एक्सीलरेशन 5 से ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 113 में देखने को मिलेगा। Which of the following is self-adjusting force? आपको मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जब हम किसी पत्थर को खींचते हैं तो फ्रिक्शन लगने लगता है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है, जो उसको स्लाइड होने से रोकता है। यदि हम अपना बल बढ़ा देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने को बढ़ा देता है और पूरी कोशिश करता है कि ब्लॉक स्लाइड होने ना पाए, पत्थर स्लाइड होने ना पाए। लेकिन जब अपने फोर्स को और बढ़ाते हैं तो वो अपने को फिर से और बढ़ाता है और स्लाइड होने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बढ़ने की एक लिमिट होती है और उसी लिमिट को हम लोग लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जब अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जिसमें बढ़ने की एक लिमिट होती है और उसी लिमिट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर अप्लाइड फोर्स इस लिमिट से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है और तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है और तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगने लगता है। तो ये देखिए, ये आपकी पूरी शीट कंप्लीट हो गई है 20 क्वेश्चन की। एक डीपीपी इसको सब तैयार कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप फटाफट ये तैयार कीजिए, जिससे हम लोग अगले लॉ ऑफ मोशन की अगली डीपीपी को अभी बहुत ही जल्दी तुरंत अभी सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्दी इसको हम बनाने जा रहे हैं। चलिए।